हेलो फर्स्ट ईयर्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में आपको पता ही होगा। 10 स्पॉटर्स दिए जाते हैं जिनमें एक एक मिनट का टाइम दिया जाता है, आपको पहचानना है प्लस उसके बारे में लिखना है। और जिसमें से जनरली एक स्पॉटर होता है माइक्रोस्कोप में आपको फोकस करके दिया जाता है कोई भी WBCs पे, उनको आपको पहचानना होता है उनके न्यूक्लियाई के बेसिस पे। उस पर मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगी। स्पॉटर्स के अलावा आपको एक परफॉर्म भी करना होता है जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं इलेबोरेट करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला टास्क है जिसमें MCH आपको कैलकुलेट करना है। RBC काउंट दिया हुआ है और उसी के साथ एक क्वेश्चन भी पूछा है कि इन विच कंडीशन विल MCH डिक्रीजेस। सबसे पहले आपको MCH के बारे में पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली एवरेज हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ सिंगल RBC इन पिकोग्राम। पिकोग्राम की यूनिट होती है 10⁻⁻12 ग्राम। इसका जो फॉर्मूला है उसमें आप देखिए MCH इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इन ग्राम परसेंटेज अपॉन RBCs काउंट इंटू 100। RBC काउंट दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन आपको निकालना है, उसके बाद आप MCH की वैल्यू निकाल पाओगे। तो बेसिकली इस प्रैक्टिकल में हमें हीमोग्लोबिन निकालना है, उसके बाद MCH अपने आप निकल जाएगा, राइट। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जानने के लिए हम मेथड अपनाते हैं सालीज मेथड। तो अभी जो टास्क मैंने आपको दिखाया था उसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से ये है सालीज हीमोग्लोबिनोमीटर और ये होती है हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब डाली जाती है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में और इसकी साइड में एक रेडिश ब्राउन कलर का बैकग्राउंड होता है। लास्ट में जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इस ट्यूब में जो भी ब्लड होगा उसको हमें बैकग्राउंड से कलर मैच कराना होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन का लेवल कहाँ तक पहुँच गया है और वो हमारी फाइनल मेजरमेंट होती है। इसके अलावा और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, एक होती है हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट और लास्ट है ग्लास रोड जो स्टीरर का काम करते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में हम इसको डाल के हमारे सॉल्यूशन को स्टीर करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए N/10 HCl हम ड्रॉपर की हेल्प से हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में डालते हैं। कहाँ तक? लोएस्ट मार्किंग तक, यानी कि 2 ग्राम % तक। उसके बाद होता है फिंगर प्रिक करनी होती है एसेप्टिक प्रिकॉशंस के अंडर। ये प्रोसीजर अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं आपकी शीट में, या फिर आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, यानी कि जो मैंने अभी बताया था MCH काउंट करने का फॉर्मूला होता है वो। उसके बाद फिंगर प्रिक करके एसेप्टिक कंडीशंस में आपको 20 कॉलम तक ब्लड लेना है पिपेट में। उसके बाद वो हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में डाल देना है। उसके बाद इन कंटेंट्स को प्रॉपरली मिक्स कीजिए 10 मिनट्स तक। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रॉपर N/10 HCl से रिएक्ट करके एसिड हीमेटिन बना लेता है जो ब्राउन कलर का होता है। तो ये जनरली 10 मिनट्स में मैक्सिमम कन्वर्जन हो जाता है। उसके बाद जो डाइल्यूट एसिड हीमेटिन है उसमें आप डिस्टिल्ड वाटर की ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। कब तक डालते हैं? जब ये जो ब्राउन कलर है वो बैकग्राउंड से मैच नहीं हो जाता। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी होती है कि जो स्टीरर है वो एक बार भी आपको सॉल्यूशन से बाहर नहीं लेके आना है, वो कॉन्टिन्यूसली आपकी हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में रहना चाहिए। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहिए। जब जहाँ पे भी बैकग्राउंड से कलर मैच हो जाता है वहाँ पे आप मार्किंग देख के हीमोग्लोबिन की अमाउंट देखते हैं। उसके बाद आप MCH का फॉर्मूला लगाते हैं हीमोग्लोबिन प्लस अपॉन RBC काउंट जो इन्होंने दे रखा था इंटू 10, आपकी MCH की वैल्यू आ जाएगी। और एक यहाँ पे क्वेश्चन था MCH किस कंडीशन में डिक्रीज होता है। MCH यानी कि प्लेटलेट काउंट कब डिक्रीज होता है? आयरन की डिफिशियंसी में एंड इन एनीमिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है डेमोन्स्ट्रेट इफेक्ट ऑफ पोस्चर ऑन ब्लड प्रेशर। सिटिंग के टाइम पे डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होता है प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सुपाइन कंडीशन, यानी कि जब लेटे हुए होते हैं सुपाइन पोजीशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड योर टोटल RBC काउंट। आपको इसमें टोटल RBC काउंट कैलकुलेट करना है, देन पॉलीसाइथेमिया के इफेक्ट्स ऑन बॉडी भी बतानी है। तो इसमें आपको RBC काउंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे वो होता है न्यूबर्स चैम्बर। यहाँ पे न्यूबर्स चैम्बर के ऊपर आपको एक स्लिट रखनी होती है। इसके बीच का स्लिट के बीच का और न्यूबर्स चैम्बर के बीच का डिफरेंस होता है 0.1 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रूलिंग एरियाज होते हैं, इनके ऊपर जनरली बॉक्स बने होते हैं 3x3 3
mm 3 mm के बने होते हैं। इसको 9 बॉक्स में डिवाइड किया जाता है। जो कॉर्नर वाले बॉक्सेस होते हैं वो WBC काउंट के लिए यूज़ किए जाते हैं और जो सबसे बीच का होता है वो RBC के लिए यूज़ होता है। उसके बाद RBC वाले सिंगल बॉक्स को भी आगे 25 बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है। इन 25 बॉक्सेस को भी आगे 16 बॉक्सेस में डिवाइड किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटे छोटे स्मॉल बॉक्सेस हैं जिनकी जनरली विड्थ होती है 0.01 इधर से और 0.01 उधर से। इनकी लेंथ और विड्थ मैटर क्यों करती है? क्योंकि RBC के टाइम पे हमें पर वॉल्यूम दिखाना होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट। तो हाइट तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, जो स्लिट और न्यूबर चैम्बर के बीच की होती है 0.1। उसके अलावा लेंथ और विड्थ में आप यहाँ पे ये मेजर्स लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला। मैंने आपको अभी न्यूबर चैम्बर में दिखाया था RBCs वाला जो मिडल बॉक्स होता है उसमें से भी आपको केवल 5 बॉक्सेस में से ही RBCs काउंट करनी है। ये जो 4 बिल्कुल कॉर्नर पे है प्लस एक जो सबसे बीच में होता है, इन 5 बॉक्सेस की आप RBCs काउंट करिए, फिर टोटल नंबर ऑफ RBCs इन 5 स्क्वायर्स में जोड़ दीजिए। उसके बाद फॉर्मूला होता है n इंटू 10,000। ये 10,000 बेसिकली इनके वॉल्यूम जो इनके मेजरमेंट अभी मैंने बताई थी प्लस डाइल्यूटिंग एजेंट था उसकी वजह से ये नंबर फिक्स होता है। उसके बाद n जो भी मैंने बताया 5 बॉक्सेस में से आपको ले लेनी है, तो इससे आपकी टोटल RBCs की काउंट आ जाएगी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पॉलीसाइथेमिया के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। सबसे पहले पॉलीसाइथेमिया में होता क्या, RBCs इंक्रीज हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड की थिकनेस जो होती है, विस्कोसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क है वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक आते हैं एंड पॉसिबली लीड्स टू डेथ एज वेल। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपनी खुद की आपको रेडियल पल्स जो है वो एग्जामिन करनी है एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में, वैसे तो हर एक में ही आपको वॉच जरूर पहन के आनी है अपने लेफ्ट हैंड में। तो रेडियल पल्स एग्जामिन करने के लिए आप सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड टर्न करते हैं और जिसमें आपकी पाम साइड अपवर्ड होती है। उसके बाद आप अपने 2 फिंगर टिप्स जो फोर आर्म की ग्रूव होती है उस पे लगाएंगे। अगर आपकी पोजीशन सही है तो आपको हार्ट बीट की जो पल्सेशन है वो फील होगी। उसके बाद आप अपनी पल्स 1 मिनट तक लगातार चेक कीजिए, गिनिए, काउंट कीजिए। उसके बाद आप अपने एग्जामिनर को बताइए। जनरली कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकल होती है, रेगुलर होती है और इनकी रेंज होती है 60 टू 90। इसके बीच में अगर आपने काउंट करना गलती से भूल भी गए हो तो इसके बीच में आपको बतानी है, इस रेंज के बीच में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है फाइंड आउट द हीमोग्लोबिन परसेंटेज ऑफ योर ब्लड। हीमोग्लोबिन परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया था, हीमोग्लोबिनोमीटर साहलीज मेथड की हेल्प से बनाते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ योर ब्लड। जनरली होती है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है 1.34 ml ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है। अब आपको अपने ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी निकालनी है। मेल्स के लिए अलग फॉर्मूला होता है और फीमेल्स के लिए अलग होता है। मेल्स के लिए होता है वेट इन किलोग्राम, वेट इन केजी इंटू 70 ml ऑफ ब्लड, 70 ml ऑफ ब्लड अपॉन 1 kg बॉडी वेट इंटू हीमोग्लोबिन की परसेंटेज जो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे साहलीज मेथड से, अपॉन 100 ml ऑफ ब्लड इंटू 1.34 ml ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की जो 1 ग्राम की कैपेसिटी होती है अपॉन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। ये होता है मेल्स में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। और फीमेल्स में सेम होता है वैसे तो, केजी इंटू यहाँ पे 70 ml ऑफ ब्लड की जगह आपको 65 ml ऑफ ब्लड लगा देना है। उसके अपॉन में 1 kg ऑफ बॉडी वेट इंटू ग्राम हीमोग्लोबिन जो आप निकालेंगे अपॉन 100 ml ऑफ ब्लड इंटू 1.34 ml ऑफ O2 अपॉन 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन दिया है, डेमोन्स्ट्रेट इफेक्ट ऑफ postures on vital capacity. Generally, vital capacity increases in standing position as compared to sitting position because of low venous return, low pulmonary blood volume and diaphragm descend down as well. उसके बाद next है find out your total RBC count. ये मैंने पहले ही करा दिया है। उसके अलावा पॉलीसाइथेमिया के इफेक्ट्स ऑन बॉडी जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क होता है पेशेंट को, दैट लीड्स टू स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड पॉसिबली लीड्स टू डेथ एज वेल।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ दिया है, डेमोन्स्ट्रेट रीनीज टेस्ट ऑन द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज रीनी पॉजिटिव टेस्ट। रीनीज टेस्ट बेसिकली हियरिंग के लॉस को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क आपने देखी होगी, ऐसे होती है। ट्यूनिंग फोर्क को एक बार हाथ से स्ट्राइक किया जाता है, उसके बाद मेस्टोइड प्रोसेस पे जो बोन होती है उस बिहाइंड द ईयर वहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद पेशेंट से पूछा जाता है आपको फील हो रही है या नहीं। उसके बाद एक ईयर से दूसरे ईयर की तरफ ले जाया जाता है। उसके बाद फिर से पूछा जाता है पेशेंट से कि आपको सुन रहा है या नहीं। तो अगर पॉजिटिव है रीनी टेस्ट, यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो पेशेंट है वो हेल्दी स्टेट में है, उसको प्रॉपर्ली सुन रहा है। जनरली अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब होता है कि उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, पर इसमें जस्ट अपोजिट होता है। रीनी पॉजिटिव टेस्ट का मतलब है कि पेशेंट हेल्दी है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, मेक अ स्मीयर ऑफ योर ओन ब्लड, स्टेन करो उसका, फोकस करो उसमें मोनोसाइट पे। मोनोसाइट पे केवल आपको फोकस करना है। इसमें मोनोसाइट को आप पहचानते कैसे हैं, अगर पहचानोगे तभी आप उसके ऊपर फोकस कर पाओगे। आपको जब मैंने बताया था स्पॉटर्स दिए जाते हैं, उनमें से एक आपको माइक्रोस्कोप में फोकस करने के लिए दी जाती है, इनमें से कोई भी WBC, तो उसमें जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन किसी भी WBC की आपसे काउंट यानी कि परसेंटेज पूछ सकते हैं। तो इन सभी की परसेंटेज आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं। इसकी ऑर्डर आप याद कर लीजिए, NLMEB, यानी कि सबसे ज़्यादा तो होती हैं न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद होती हैं लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, देन इओसिनोफिल्स और देन बेजोफिल्स। बेजोफिल्स जनरली 1% से भी कम होती हैं, 0 इवन समटाइम 0 भी होती हैं। तो यहाँ पे फोकस है हमारा मोनोसाइट पे। मोनोसाइट जनरली 10 to 18 माइक्रोमीटर के डायमीटर होती है, इरेगुलर आउटलाइन होती है। न्यूक्लियस से हम कोई भी WBC पहचानते हैं, तो इसका न्यूक्लियस सिंगल होता है, किडनी शेप का जनरली इसमें न्यूक्लियस होता है। मल्टी लोब्ड होता है न्यूट्रोफिल्स में, बाई लोब्ड होता है इओसिनोफिल्स में। तो ये बेसिकली मेरा याद करने का तरीका है। ई आप ऐसे लिखते हो तो बाई लोब्ड होता है इओसिनोफिल्स का। लिम्फोसाइट्स में L से लिम्फोसाइट्स एंड L से लार्ज गोला, मैं आई मीन ऐसे याद करती हूँ, ये है लिम्फोसाइट और ये इतना, इससे बस थोड़ा सा छोटा होता है इसका न्यूक्लियस। उसके बाद मोनोसाइट्स सिंगल न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप्ड होता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉजेज ऑफ मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस जनरली क्या होता है, जब मोनोसाइट्स की जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। और किन में बढ़ती है, आपको पता है ये WBCs हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। इम्यून सिस्टम में WBCs जनरली कब बढ़ेंगे, जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होगा। तो कॉमन इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, सिफिलिस है, इनमें जनरली मोनोसाइटोसिस इंक्रीज होता है। उसके बाद 7th क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन करना है। 7th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में आप मोटर सप्लाई देखेंगे। मोटर सप्लाई मतलब जो हमारी फेस की मसल्स है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं। तो इसमें हम पेशेंट से जनरली आईब्रोज जो होते हैं उनको रेज करने के लिए बोलते हैं, प्लस आईज को क्लोज करने के लिए बोलते हैं, चीक्स में हवा भर के ताकि चीक्स पफ हो वो बोलते हैं करने को, क्लेंच करने के लिए बोलते हैं। ये सब हम 7th क्रेनियल नर्व के एग्जामिनेशन में करवाते हैं पेशेंट से। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी प्रैक्टिकल्स मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।